जय हिंद। कारगिल दिवस आप सभी को मुबारक हो। मैं कहूँगा कारगिल विजय दिवस आप सभी को मुबारक हो। अगर आप इजाज़त दें, जनरल साहब हमारे मेजर जनरल संजय सोई हैं और वो ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हैं। बिकॉज वी आर वेरी पर्टिकुलर कि हमारा रैंक जो है वो सही बोला जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आपने बोला वहाँ क्या हुआ, सीधी सीधी बात है कि इसको सबसे अच्छा डिस्क्राइब किया है शरीफ साहब ने। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुशर्रफ ने मेरे पीठ में छुरा मारा है, ये सारा काम बिना उसके हुआ है। उन्होंने उस समझौते का पालन नहीं किया है जो हमारे देश और उनके बीच में था। बात सालों साल से चली आ रही है कि हम और वो अपनी अपनी फॉरवर्ड पोस्ट वेकेट करते हैं एक्सट्रीम विंटर्स में। हमने भी वेकेट करी, उन्होंने भी वेकेट करी। वो फिर से आकर बैठ गए और वो इस बार एक कदम और आगे आकर हमारे वाली रिज लाइन के ऊपर बैठ गए। बड़ी सीधी बात ये। और इसका पता हमें थोड़ा देर इसलिए भी चला क्योंकि जिस तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही थी तो उससे ये लगता था कि टेररिस्ट आकर 2, 4, 6, 10, 20 बैठ गए हैं, जबकि वो प्रॉपर उनकी इन्फेंट्री आकर बैठी थी, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री NLI, जिसको कि उन्होंने डिसोन किया। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस इंफॉर्मेशन गैप के वजह से समय लगा। हमारे 528 बहादुर जांबाज सिपाही इसमें वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से कहता हूं कि जब हम भी चढ़ रहे थे कारगिल की चढ़ाई पर, हमें मालूम था कि कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। हमें यह भी मालूम था कि जान बिल्कुल हथेली पर है, क्योंकि दुश्मन इतनी ऊंचाई पर है, अगर वो एक पत्थर भी फेंकता है तो आपकी मौत निश्चित है। बट सबसे बड़ी उस समय होड़ ये लगी हुई थी कि जान कौन देगा। जिसने जान नहीं दी मेरे जैसे ने, वो दुर्भाग्यपूर्ण था मेरे लिए। मैं उतना किस्मत वाला नहीं था कि मैं वहां पर अपनी जान दे पाया। मेरे से ज़्यादा डिजर्व कर रहा था शायद कोई मेरे पड़ोस का आदमी, जो कि मैं उसको बुलाने की कोशिश कर रहा हूं और रियलाइज़ करता हूं कि वो ऑलरेडी डेड है। मेरा ऑपरेटर जो चल रहा है, मैं उसका रेडियो सेट कान पर लगा के चल रहा हूं और मैं सडनली देखता हूं कि रेडियो सेट आगे बढ़ नहीं रहा है। तो मैं पीछे मुड़ के बोलता हूं चल, और रुक के देखता हूं तो मेरे बंदे को गोली लग गई है। सिचुएशन ये थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे आप दराज से ले लें अप टू तुर्तुक, तकरीबन 150 से 200 किलोमीटर का जो बॉर्डर एरिया है वो पूरा का पूरा डिस्प्यूट में था। एक नहीं, दसियों पोस्ट थी जिनको कि हमें कैप्चर करना था, और फाइनली हमने देखा कि हमने उसको बड़ी बहादुरी से कैप्चर किया। और इसकी कॉस्ट के बावजूद भी जिस बहादुरी के साथ जवानों ने जीत हासिल की, विजय प्राप्त की है, आज उसी का दिन है जिसे हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। संजय सोई जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, देखिए 25 साल पहले की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं, वो लगातार हम बता रहे हैं, लेकिन आपके पास आखिर क्या वो किस्से हैं? अगर हम कारगिल वॉर की बात करें, जो शायद दर्शकों को ना पता हो, हमें ना पता हो, आने वाली पीढ़ी जो हमेशा इस दिन को याद करे, क्या वो किस्से हैं, क्या वो कठिनाइयां रही होगी उस दौरान जवानों के लिए, जिसके बाद इतनी बड़ी जीत हासिल हमने की है? नहीं, बिल्कुल पुनीता जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं बल्कि मेरी यूनिट वहाँ पर थी, पर अनफॉर्चुनेटली उस समय आर्मी हेडक्वार्टर में था। उसके बाद तुरंत ही बाद में वहाँ पे गया और वहीं पे मैंने कमांड भी किया बटालियन दराज के इलाके में। तो मैं इस इलाके में ये कह सकता हूँ, पहली बात तो जंग है। इनफैक्ट जब जैसे कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, पाकिस्तान ने जब वो हाइट्स पकड़ ली कि दराज से लेके तुर्तुक तक और बटाले कारगिल, तो उनको लगा कि जो उन्होंने एक लाइन सड़क जा रही है श्रीनगर से लेकर लेह तक की, उस रोड को डोमिनेट कर रहे थे। उनका ये अभी हमने लेह को अलग कर देंगे और भारत इन हाइट्स को, क्योंकि इतनी मुश्किल हाइट्स हैं वो, उनको दोबारा नहीं ले पाएंगे। ये बड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क था। वाकई में यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि भारत की सैनिकों का जो जज्बा था, जो देशभक्ति की भावना थी, जो उनके अंदर एक प्रोफेशनलिज्म था कि आगे बढ़ना है, उखाड़ के फेंक दो इनको बाहर, यही चीज़ वहाँ पर हुई। और यही बात देखिए, एक एक पाकिस्तानी को सीमा के बाहर खदेड़ के मारा, ख़त्म किया और बाहर फेंक दिया। और उस पाकिस्तान को जिन्होंने अपने उन सैनिकों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और यहाँ पर एक भारत की सेना की एक जो प्रोफेशनलिज्म है, मैं ये कहूँगा, हमको उनके जो मज़हब के हिसाब से सुपुर्द खाक किया, उनको दफनाया गया। ये सब बातें देखते हुए जब मैं वहाँ पे था, जो हमारे कुछ शहीद हैं, जो वहाँ पर लड़ाई में मारे गए, जान दी, उनके बच्चे मैं देख रहा हूँ। अभी एक हमारे साथ था सुमन सुरेश छेत्री, उस समय में उसका बेटा पैदा भी नहीं हुआ था,
और वो आज मौलाना आज़ाद कॉलेज से MBBS पूरा करके डॉक्टर बना हुआ है। मुझे इतना गर्व होता है। मैं उनके घर गया था, नक्सलबारी में उनका घर है। इसी प्रकार से बाकी जो हमारे वीर जवान थे जिन्होंने अपनी जान दी, उनके घरों में मैं गया, मिले। एक फीलिंग वो बात नहीं है कि क्या होगा, हमारे हस्बैंड चले गए, हमारे पिताजी चले गए, हमारा बेटा चला गया। उनका जज्बा यही था कि मेरा एक और बेटा फौज में जाएगा। ऐसे ऐसे परिवार हैं। मैं नागा रेजिमेंट से हूँ। ये टाई का मुझे गर्व होता है इस चीज़ का कि मैं इस रेजिमेंट से हूँ जिसने वहाँ पर कारगिल में बैटल ऑनर हासिल किया, थिएटर ऑनर हासिल किया। क्योंकि जब ऊपर से गोलियां आ रही, चिंता नहीं की सैनिकों ने आगे बढ़ने में, रुके नहीं। जैसे कि शैलेंद्र बताते, पत्थर फेंके गए वहाँ से ऊपर से, कि जब वो मोर्चे थे पत्थर फेंक दिए, वो उससे भी कैजुअल्टी हो रही थी। लेकिन जो चाहे ऑक्सीजन की कमी हो, हाइट हो, दुश्मन ऊपर बैठा हो, कोई कवर नहीं हो, पेड़ का एक घास का एक तिनका ना हो, ऐसे इलाके में जब आप खुले में आगे बढ़ते जा रहे हो, ये वाकई में एक बहुत बड़ा जज्बा, एक जिसको मेरा सैल्यूट है। और वाकई में बार बार मैं सैल्यूट करता हूँ। वाकई में मैं ये भी फील करता हूँ कि जो मैं इस सेना से रिटायर हुआ हूँ, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि दुनिया में वीरता का एक ऐसा उदाहरण दिया है जिसका कहीं दूसरी मिसाल नहीं बिल्कुल मिलेगी। सर, और हम सभी को गर्व है। और जितनी बार सल्यूट किया जाए मुझे लगता है उतनी बार कम है। और 25 साल बाद सभी याद कर रहे हैं, पूरा भारत गर्व महसूस करता है। देवनाथ जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। उस फीलिंग की हम बात कर रहे हैं कि वो फीलिंग अलग होती है जो जवानों के परिवारों में होती है या एक जवान महसूस करता है। वो हर कोई महसूस नहीं कर सकता है कि बाद में परिवार लेकिन पहले देश है। वो जरा बताइएगा। और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि हम 1999 की बात कर रहे हैं और अब 2024, काफी अंतर देखने को मिलता है। कौन सी वो फैसिलिटीज हैं जिनमें अब बदलाव हुआ है? जी हाँ, 1999 में भारतीय वायुसेना को एक शानदार मौका मिला। हमको एयरफोर्स में ट्रेनिंग दी जाती है कि युद्ध जीतना है तो खुद को बलिदान करके युद्ध मत जीतो, दुश्मन को मौका दो कि वो अपने देश के लिए शहीद हो जाए, दुश्मन को मार के युद्ध को जीतो। मैं एयरफोर्स में 34 साल काम किया और गर्व के साथ कहता हूं कि मेरा जो विमान था MiG-23, वो दुनिया के बेहतरीन फाइटर विमान में से एक था। MiG-23, MiG-27, मिराज 2000, MiG-21, MiG-29 सभी ने कारगिल के युद्ध में बहुत ही शानदार योगदान दिया। जैगुआर, मिराज 2000, इन्होंने वहां पर लेजर बॉम्बिंग की। ये इंडियन एयरफोर्स के लिए पहला मौका था जब लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हमारे एयरफोर्स के बहादुर पायलट्स ने कारगिल के ऊंची ऊंची हाइट्स पर रिलीज किए। मैं आपको बता दूं कि हमें मालूम था कि हमारी इंडियन आर्मी के जो अफसर हैं, जवान हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। रोज़ खबरें आ रही थी कि हमारी इंडियन आर्मी फ्रंटल असॉल्ट्स में जब ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हमला कर रही थी तो उनके ऊपर से फायर आ रहा था। दुश्मन को फील्ड ऑफ फायर बहुत अच्छा था, दुश्मन का फील्ड ऑफ व्यू बहुत अच्छा था। इसीलिए हमारी तरफ से जवानों की और अफसरों की शहादत, कैजुअल्टीज बहुत ज़्यादा हो रही थी। ऐसी हालत में जब एयर हेडक्वार्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिसाइड किया कि हमारे ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट को वहाँ डिप्लॉय किया जाए ताकि हम हवा से दुश्मन की जो बंकर्स हैं, सेंगर्स बोलते हैं, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी ने पहाड़ों के ऊपर रिंग डिफेंसेस बना लिए थे। उनके ऊपर जब हमारे विमान गए, उन्होंने हवा से दुश्मन के जो टारगेट थे उनके ऊपर रॉकेट दागे, मिसाइल दागे, लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए। इससे हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारे जो प्रहार शक्ति है उससे दुश्मन के पोस्ट में खलबली पैदा हो जाएगी, वो कुछ देर के लिए भ्रमित हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा। और उसी मौके का फायदा उठाते हुए हमारे बहादुर आर्मी के जवान और अफसरान ऊंची पहाड़ी पर हमला करने में कामयाब हो जाएंगे। बहुत बदल गया है तब से लेके आज तक इंडियन एयरफोर्स। आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारे पास ना सिर्फ लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं, हमारे पास जीपीएस गाइडेड बॉम्ब्स हैं। इंडियन एयरफोर्स अब रात के टाइम पे भी बहुत एक्यूरेटली फायर कर सकती है क्योंकि पायलट्स के पास अब नाइट विजन गॉगल्स हैं। एयरक्राफ्ट में जो सेंसर्स हैं वो रात के टाइम में भी दुश्मन को ढूंढ सकते हैं। आज अगर कारगिल जैसा मौका हमें फिर से मिला तो पहले तो मैं आपको बताता हूं, दुश्मन शायद जरूरत नहीं करेगा इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटीज को जानते हुए कारगिल जैसा गुस्ताखी करने का। अगर उसने ये गुस्ताखी आज की तारीख में फिर की
तो भारतीय वायुसेना और हमारी फौज, इंडियन आर्मी मिलकर धूल चटाने की हौसला रखते हैं। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा संदेश देने की कोशिश भी हुई है और जिस तरीके से आपने कहा कि अब कोई भी भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो इतनी शक्ति भारत के पास है कि उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। शैलेंद्र जी, देखिए अगर हम बात करें उसी दृश्य की, यानी कि 25 साल पहले की बात करें, क्योंकि ऊंची ऊंची चोटियां थी, पहाड़ थे और उस पर जिस तरीके से पाकिस्तान की सेना ने जो कब्जा किया था, उस वक्त भारतीय सेना के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा वहां से घुसपैठियों को खदेड़ना, क्योंकि देखिए जो पाकिस्तानी सेना थे वो एकदम ऊंचे टॉप पर थे और नीचे हमारी भारतीय सेना थी। किस तरीके से इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाया गया, किस तरीके से ऑपरेशन विजय को अंजाम तक पहुंचाया गया, जरा इसको एक बार फिर से विस्तार से बताइए। आपका पहले वाले सवाल का जवाब देता हूं। और आपने कहा क्या बदल गया, मैं कहता हूं आप ग्लास का वो पार्ट देखिए जो नहीं बदला। वो हाइट नहीं बदलेंगी, कोई भी ऐसी हाइट नहीं है जिसकी हाइट कम हो गई हो कारगिल की। जज्बा नहीं बदला है उस फौज का जो एक्लेमेटाइजेशन करती है 7000 की हाई ऑल्टीट्यूड पर, 9000 की ऑल्टीट्यूड पर, 12000 की ऑल्टीट्यूड पर। अगर जनरल सोई सर को याद आएगा कि हम तकरीबन ये जो एक्लेमेटाइजेशन है वो 8 से 12 दिन तक का करते हैं और ये अटैक्स जब लैंड हुए हैं अगले दिन सुबेरे किए गए हैं। आप सोचिए कि वो एक जो सांस फूलना का जो चैलेंज है वो कितना रहा होगा। वो बिल्कुल नहीं बदला है, क्योंकि उस समय भी मेरा जाबाज सिपाही बिना एक्लेमेटाइजेशन के अगर अटैक करता है, मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूं आज भी कर देगा। और मैं आज ये बड़े फक्र से कह पाता हूं कि इंडियन आर्मी ने ये जो लड़ाई लड़ी और जीती, वो एक अपने आप में पूरी दुनिया में मिसाल है कि आप 14,000, 15,000, 18,000 की हाइट के ऊपर आप एक अटैक कर रहे हैं बिना एक्लेमेटाइजेशन के। टू दी एक्सटेंट के पहले 1-2 दिन अगर आपके पास स्वेटर था तो आपने सिर्फ स्वेटर में अटैक करना सोचा, आपके पास वो स्पेशल क्लोथिंग नहीं थे। आज वो स्पेशल क्लोथिंग है हमारे पास। आज हमारे पास दुश्मन को डिटेक्ट करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें आ गई हैं। हम दूर से स्टैंड ऑफ अटैक कर सकते हैं। पिछले बार मुझे बड़ा गर्व है इस बात पर कि कारगिल में हमने बोफोर्स गन का दुनिया में पहला और अकेला डायरेक्ट शूटिंग, मतलब आप एक तोप के गोले को एक गन की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, एम कर रहे हैं और फायर कर दे रहे हैं। और वो सबसे बड़ा सक्सेस था एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न। पूरी दुनिया इंक्लूडिंग बोफर गन्स के मैन्युफैक्चरर्स इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि आप एक इतनी बड़ी गन 155 mm जिसका 40 किलो का गोला, आप उसको एक गोली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस वॉज अमेजिंग। जिस तरीके की इम्प्रोवाइजेशन इंडियन आर्मी ने करी वो अकेली थी जो कि कारगिल वॉर को जिता दे सकी। आपने पूछा तब और अब में बदला क्या है, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी चीज बदली है और उसका क्रेडिट मुझे देना चाहिए। मेरी सरकार बदल गई है। अब ये वो सरकार है जो खुलकर तगड़े डिसीजन लेती है, वो अनप्लेजेंट डिसीजन लेती है, वो पाकिस्तान को चैलेंज करने को रेडी है। अगर कहीं कोई